वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड मेडल। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत हो गई है। तो उसमें भारत की अवनी लेखरा ने वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। उनका स्कोर रहा है 249.7 का, जो कि एक पैरालंपिक रिकॉर्ड है। दोस्तों, अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रकार से वो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। और जिस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसी प्रतियोगिता में भारत की ही मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का संबंध राजस्थान राज्य से है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, यानी कि उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 मेडल जीते थे। पैरालंपिक गेम्स 2024 की अगर हम बात करें तो यह इसका 17वां संस्करण है और इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जा रहा है। इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। दोस्तों, इसका शुभंकर या मस्कट क्या है? इसका शुभंकर है पैरालंपिक फ्रीज, जो कि फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के 84 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसमें 32 महिला एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रीति पाल। तो प्रीति पाल ने पैरालंपिक गेम्स 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से वो पैरालंपिक गेम्स के ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उन्होंने 100 मीटर की रेस 14.21 सेकेंड में पूरी की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी अब BSF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक होगा। BSF की बात करें तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और इसका काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी रक्षा करना। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी कौन है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। तो दोस्तों, अभी हाल ही में INS अरिहंत नाम की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है, यानी कि इस पनडुब्बी में परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके माध्यम से परमाणु मिसाइल भी चलाई जा सकती हैं। INS अरिहंत को S3 के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत में 3 ऐसी पनडुब्बियां हैं जिनमें परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला नाम है INS अरिहंत का, दूसरा है INS अरिहंत का और तीसरा है S4 का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में RS भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। RS भट्टी की बात करें तो वह बिहार कैडर के IPS ऑफिसर हैं और वो पटना के सिटी SP भी रह चुके हैं। उन्होंने CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नीना सिंह का स्थान लिया है। नीना सिंह को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीना सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि वह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की बात करें तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका काम होता है कि भारत में जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनकी रक्षा करना, जैसे एयरपोर्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इन सभी की रक्षा करने का काम किसका होता है? CISF का। इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। तो वहां पर आपको अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। तो आपके लिए एक ऑफर भी है, अगर आप इस ई बुक को आज ही परचेज करते हैं और कूपन कोड यूज करते हैं AUG15, तो आपको 15 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले 100 यूजर्स के लिए ये ऑफर है, तो आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए, ई बुक वाले ऑप्शन पर जाइए और मंथली करंट अफेयर्स की ये जो ई बुक है इसको प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ई बुक होती है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है, यानी अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष थे मनोज सोनी, अब उनके स्थान पर प्रीति सूदन को अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या उनकी 65 वर्ष की आयु का होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी फिजी देश की यात्रा पर गई थी, तो वहां पर उन्हें फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रदान किया गया है। यह फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है। जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न है, उसी प्रकार से फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फिजी देश की संसद को भी संबोधित किया था। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2023 में जब पीएम मोदी ने फिजी देश की यात्रा की थी, तो उस यात्रा के दौरान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान उन्हें प्रदान किया गया था। फिजी की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी सुबा है, प्राइम मिनिस्टर हैं सितिबनी राबुका और यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर। फिजी की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है फिजी। फिजी की लोकेशन यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर स्थित है फिजी, ठीक है, और ये है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर मेडल। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है। तो उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है और उनका फाइनल स्कोर रहा है 234.9। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है उनके स्कोर के बारे में। दोस्तों, उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मनीष नरवाल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहां खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इसका राजगीर में। तो दोस्तों, बिहार के राजगीर में अभी हाल ही में एक खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा वहीं पर एक खेल अकादमी और खेल परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों, ये जो राजगीर खेल परिसर है, यहाँ पर 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं और इसके अलावा इस परिसर में एक खेल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। बिहार की बात आई है तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कैपिटल क्या है इसकी? पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल देश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसकी मेडल टैली को देख लेते हैं। तो भारत है 71वें स्थान पर। भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है इस बार। भारत ने 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 6 मेडल जीते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल के साथ कुल 126 मेडल जीते हैं।
चाइना दूसरे स्थान पर है। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल 91 मेडल जीते हैं। दोस्तों, जापान तीसरे स्थान पर है। जापान ने 20 गोल्ड के साथ 45 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड के साथ 53 मेडल जीते हैं। इसी प्रकार से फ्रांस पांचवें स्थान पर है और फ्रांस ने 16 गोल्ड के साथ 64 मेडल जीते हैं। तो ये है पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली। इसको आप नोट कर लें, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता डिस्कस कर लेते हैं कि भारत ने कौन कौन से मेडल जीते हुए हैं। तो भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनु भाकर की। तो मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार से मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। अच्छा, स्वप्निल कुसाले की अगर हम बात करें तो इन्होंने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। अमन सहरावत की बात करें तो इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और अमन सहरावत के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि यह अब तक के भारत के सबसे युवा एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस बार जो ओलंपिक आयोजित किया गया था यह इसका 33वां संस्करण था और इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है। इसमें लगभग 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए थे: ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे, आपको इनको याद रखना होगा। मोटो क्या था इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। शुभंकर क्या था, यानी कि इसका मस्कट क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, ओलंपिक फ्रीज इसका मस्कट था। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक में मेडल दिए गए थे उसमें एफिल टावर के लोहे का टुकड़ा भी लगाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम जो कि एक प्रकार का राइस एटीएम है, किस राज्य में लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम या राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस के लाभार्थी हैं उनको 24 घंटे अनाज मिल सकेगा। इस मशीन में 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए गगनयात्री या अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इसरो और नासा के द्वारा आने वाले समय में भारत के एक अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। तो उसके लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री या मुख्य गगन यात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। लेकिन अगर किसी कारण से शुभांशु शुक्ला नहीं जा पाते हैं तो फिर उनके बाद कौन जाएंगे? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो इन्हें बैकअप गगन यात्री के रूप में चुना गया है। तो ये हैं शुभांशु शुक्ला और ये हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर। और दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा? उस मिशन का नाम होगा एक्सियोम 4। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से जो महिला लाभार्थी होंगे उन्हें राज्य सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। झारखंड की अगर हम बात करें तो रांची इसकी कैपिटल है और इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। और बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। ये भी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप नोट कर लें। आंसर हो जाएगा श्रीनगर।
तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, उसे अभी हाल ही में विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रकार से विश्व शिल्प शहर की सूची में शामिल होने वाला श्रीनगर चौथा भारतीय शहर बना है। इससे पहले 2015 में राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के मामल्लापुरम को इस सूची में शामिल किया गया था और 2018 में कर्नाटक के मैसूर को भी शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से 4 ऐसे शहर हैं भारत के जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को अभी हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और उसके प्रमुख बनाए गए हैं मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस एक अर्थशास्त्री और समाज सेवी हैं। उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो इस कैपिटल इसकी क्या है? ढाका, और करेंसी है टका, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अट्टम को। तो अभी हाल ही में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 प्रदान किए गए हैं और इसमें 2022 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं उनको सम्मानित किया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को प्रदान किए गए थे। 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कांतारा को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पवन राज मल्होत्रा को फौजा फिल्म के लिए, जो कि एक हरियाणवी फिल्म है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए, और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। इसके अलावा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है बैकग्राउंड स्कोर के लिए AR रहमान को पेन्नियन सेल्वन फर्स्ट फिल्म के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है नौशाद सदर खान को फौजा फिल्म के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए, और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है श्रीपत को मल्लिकापुरम मलयालम फिल्म के लिए। और आपको याद रखना है कि स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को गुलमोहर के लिए, और म्यूजिक डायरेक्टर संजय सलील को फिल्म कढ़ीकन के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन अब केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, और सोमनाथन को इससे पहले अप्रैल 2021 में भारत सरकार का वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। अगर हम कैबिनेट सचिव की बात करें तो यह भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, और कैबिनेट सचिव सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और यह प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करता है, और यह मंत्री परिषद को भी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस संस्थान का है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो अभी हाल ही में NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें पहला संस्थान कौन है? वो है IIT मद्रास। NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। दोस्तों, इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसको पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था। तो अभी जो 2024 में लॉन्चिंग की है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें भारत के जितने भी टॉप संस्थान हैं उनकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो IIT मद्रास पहले स्थान पर है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, IIT बॉम्बे तीसरे, IIT दिल्ली चौथे, IIT कानपुर पांचवें, IIT खड़गपुर छठे, और एम्स नई दिल्ली ये 7वें स्थान पर है, IIT रुड़की 8वें, और IIT गुवाहाटी ये 9वें स्थान पर है, और JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर है। अगर हम मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो इसमें टॉप संस्थान कौन है? एम्स दिल्ली। और फिर टॉप कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली ये पहले स्थान पर है। और टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और टॉप इंजीनियरिंग संस्थान कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास।
और स्टेट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन है, और टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। इसके अलावा स्किल यूनिवर्सिटी में पहला स्थान किसका है, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे का। तो ये सभी रैंकिंग आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है। आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें जो भारतीय कंपनियां हैं उनमें टॉप कंपनी कौन बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओवरऑल रैंकिंग देखें तो वह 86वें स्थान पर है ग्लोबल लेवल पर। 2024 की इस सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप पर कौन सी कंपनी है, तो वो है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट। फिर उसके बाद अमेजन है और तीसरे स्थान पर है कौन, चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है स्टेट ग्रिड। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने किसे एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं और उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। आपको याद रखना है कि उन्होंने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। दोस्तों एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में राणा आशुतोष कुमार सिंह को भी नियुक्त किया गया है। बात करें अगर हम एसबीआई की, तो यह एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। तो राहुल नवीन को अभी हाल ही में ईडी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। ईडी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी और इसका काम होता है अवैध धन को वैध करने के लिए जो अपराध किए गए हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसको रोकना, उसकी जांच करना। और यह वित्त मंत्रालय के अधीन जो राजस्व विभाग है उसके अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका पार्वथा नैनी हरीश को। तो दोस्तों पार्वथा नैनी हरीश 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि का मतलब ये है कि जो पार्वथा नैनी हरीश हैं अब वो यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखेंगे। ठीक है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन है पाई तोंग तार्न सिनवात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में पाई तोंग तार्न सिनवात्रा ने शपथ ली है। आपको याद रखना है कि वह थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है और वह थाईलैंड की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों थाईलैंड की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। देखिए ये है म्यांमार और म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार का पड़ोसी देश कौन है, थाईलैंड। बैंकॉक इसकी कैपिटल है। सम्राट हैं इसके वजीरा लोंगकोर्न और यहाँ की जो राजभाषा है वो है थाई। करेंसी क्या है, बाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन बने हैं, कीर स्टारमर। नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक सूर। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अबद बिन मुबारक बने हैं। लिसा डी एंड्रा माद्राजो एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी है और मार्क रूट नाटो के महासचिव बने हैं। मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड के पीएम वनर्जी बेनेडिक्सन बने हैं और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बने हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है उदार शक्ति और इसका आयोजन मलेशिया के कुआंतन में किया गया है। भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था सुखोई 30 MKI विमान ने और इस अभ्यास का आयोजन 5 से 9 अगस्त 2024 तक किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं।
जैसे अभ्यास डस्टलेक का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। IMT ट्राइलेट का आयोजन भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। अभ्यास लामितीय भारत सेशेल्स के बीच। सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच। पांचवा धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 भारत जापान के बीच हुआ है। शांति प्रयास 4 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि नेपाल में आयोजित किया गया था। वायु शक्ति अभ्यास 2024 भारत में आयोजित किया गया है। और सदा तंसीक अभ्यास 2024 का आयोजन भारत सऊदी अरब के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा केसी वेणुगोपाल। तो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया गया है। तो उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं केसी वेणुगोपाल। अनुमान कमेटी के डॉक्टर संजय जायसवाल और अन्य पिछड़ा वर्ग की कल्याण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं गणेश सिंह। तो इन 5 समितियों का गठन किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा। जो लेख लेखा समिति होती है वह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कारों में वर्ष का बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। तो अभी हाल ही में सीएट क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है और यह जो पुरस्कार हैं यह क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं और यह दुनिया भर के क्रिकेटरों को प्रदान किए जाते हैं। 1995-96 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2023-24 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है राहुल द्रविड़ को और वर्ष का बेस्ट पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को। बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड मिला है यशस्वी जायसवाल को और बेस्ट टेस्ट गेंदबाज का अवार्ड मिला है रविचंद्रन अश्विन को। बेस्ट वनडे बल्लेबाज का अवार्ड मिला है विराट कोहली को। बेस्ट वनडे गेंदबाज का अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी को। बेस्ट T20 बल्लेबाज का अवार्ड मिला है फिल सॉल्ट को जो कि इंग्लैंड के हैं और बेस्ट T20 गेंदबाज का अवार्ड मिला है टिम साउदी को जो कि न्यूजीलैंड के हैं और घरेलू क्रिकेट में बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है साई किशोर को जो कि तमिलनाडु के हैं। बेस्ट भारतीय महिला बल्लेबाज का अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को और बेस्ट भारतीय महिला गेंदबाज का अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा को। इसके अलावा खेल प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है BCCI के सचिव जय साय को। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 15 अगस्त 2024 को की गई है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसका लक्ष्य है 10 लाख नए MSME स्थापित करना। MSME का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। देखिए दोस्तों अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा एक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी कितनी हो गई है 2024 में? 19,918। हाथरस में एक भगदड़ हुई थी तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, एक आयोग बनाया गया है। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त। और महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार। तो राजेश कुमार अभी हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। और इसके अलावा पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है और भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अब सरकारी और निजी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश मिलेगा और यह अवकाश वैकल्पिक होगा, यानी कि अगर महिलाएं इसको लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं और नहीं भी लेना चाहती हैं तो नहीं ले सकती हैं। आपको याद रखना है कि इससे पहले बिहार और केरल राज्य में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है। ओडिशा की बात आई है तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है। आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्हें लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड हासिल हुआ है। इस प्रकार से शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर टॉप सेंट्रल बैंकर बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ग्लोबल फाइनेंस की बात हुई है तो यह अमेरिका की एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के द्वारा EOS-8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। आंसर हो जाएगा SSLV-D3 से। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया गया है SSLV-D3 रॉकेट से। दोस्तों EOS-8 सैटेलाइट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो EOS का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया है 16 अगस्त 2024 को और इसको कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष की, और इसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। दोस्तों इस सैटेलाइट का उद्देश्य है पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना। SSLV के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कछुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। तो इन तीनों को अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब भारत में 85 रामसर साइट हो गई हैं और सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, वो है तमिलनाडु में। यहाँ पर 18 रामसर साइट हैं और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। देखिए दोस्तों आर्द्रभूमि को ही रामसर साइट में शामिल किया जाता है। अब ये आर्द्रभूमि क्या होती है, तो आर्द्रभूमि का मतलब ये होता है कि वह भूमि जो हमेशा पूरे वर्ष भर दलदली होती है या नम होती है, तो ऐसी भूमि को हम आर्द्रभूमि बोलते हैं। तो 1971 में एक रामसर संधि हुई थी जो कि ईरान के रामसर शहर में हुई थी। तो ये जो रामसर संधि थी इसका उद्देश्य था वेटलैंड या आर्द्रभूमि को बचाना। अगला क्वेश्चन है नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन को। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है और नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी और ऐसी कंपनियां इसकी मेंबर होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती हैं। तो इसकी मेंबर कंपनियां हैं 3000 से अधिक। इसके संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता और इसका हेडक्वार्टर नोएडा और नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत किस देश से 73,000 सिग 100 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत ने अमेरिका के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है जिसके तहत अमेरिका से भारत 73,000 सिग 100 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। यहाँ पर आप उस राइफल को देख सकते हैं। तो ये जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, ये 837 करोड़ रुपए की डील हुई है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत अभी हाल ही में बनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका के बीच हुआ है। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने एक नया त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज। केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा 12। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है
कि 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है 28,602 करोड़ की। दोस्तों, जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगी वो कौन कौन होंगी? तो उत्तराखंड के खुरपिया में, पंजाब के राजपुरा और पटियाला में, महाराष्ट्र के दिघी में, केरल के पलक्कड़ में और उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज में, बिहार के गया में, तेलंगाना के जहीराबाद में और आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपरथी में और राजस्थान के जोधपुर पाली में। तो यहाँ पर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ मंडल के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गया है? आंसर हो जाएगा 8। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है, जिसमें कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम रेलवे स्टेशन, बनी का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन, अकबरगंज का नाम माँ अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन, फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन और वारिसगंज हाल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन और निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स RT-PCR किट किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा मेडटेक जॉन ने। तो मेडटेक जॉन के द्वारा मंकी पॉक्स वायरस के लिए या एमपॉक्स वायरस के लिए एक RT-PCR किट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस RT-PCR किट के माध्यम से जो मंकी पॉक्स के वायरस हैं उनकी पहचान की जा सकती है। जो मेडटेक जॉन कंपनी है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने 10 मेडल जीते हैं। दोस्तों, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया है और इसमें भारतीय दल ने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 10 मेडल जीते हैं। आदिति कुमारी ने गोल्ड, नेहा सांगमान ने गोल्ड, पुलकित ने गोल्ड, काजल ने गोल्ड, मानसी लाठर ने गोल्ड और सुतिका पाटिल ने सिल्वर और साईनाथ पारधी, रौनक दहिया, बालाराज और मुस्कान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने के लिए विधेयक पास हो गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की जो आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है बांग्लादेश ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नेपाल देश में किया गया था। तो बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके पहली बार सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है और इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था। और आपको याद रखना है कि भारत ने इस प्रतियोगिता को 2019, 2022 और 2023 में जीता हुआ है। बात करते हैं सैफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका में इसका मुख्यालय है जो कि बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। अच्छा, फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप, ये सभी का फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे धनवान फैमिली कौन बनी है? आंसर हो जाएगा गौतम अडानी एंड फैमिली। तो अभी हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 को जारी किया गया है, तो उसमें गौतम अडानी एंड फैमिली पहले स्थान पर है। तो ये सबसे धनवान फैमिली है भारत की। फिर इसके बाद मुकेश अंबानी एंड फैमिली, फिर शिव नादार एंड फैमिली, फिर साइरस पूनावाला एंड फैमिली, फिर है दिलीप संघवी और फिर है दोस्तों कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो दोस्तों, नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। दोस्तों, नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी इसकी कोहिमा है। राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, विधानसभा की 60, राज्यसभा और लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान।
यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल और आओ लंग महोत्सव और तोखू एमोंग उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने। तो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है और इसको पेश किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने। और दोस्तों इसमें यानी कि संशोधन किस अधिनियम में किया जाएगा? तो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि जो वक्फ बोर्ड हैं उनके मनमाने अधिकार को रोका जाए या कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया है। अब ये 3 नए आपराधिक कानून कौन है? तो उनमें पहला है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, इसमें 358 धाराएं हैं। फिर दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जिसमें 531 धाराएं हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए, जिसमें 170 प्रावधान किए गए हैं। तो इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम थी उसे पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, इसमें विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया देश में किया जाएगा 18 जनवरी 2025 से। फाइनल 2 फरवरी को होगा और इसका जो पहला संस्करण था वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसको 2023 में भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? आंसर हो जाएगा 89.49 मीटर का। तो नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड की लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका है। उन्होंने 89.49 मीटर का भाला फेंका है। तो यह इनका सीजन का बेस्ट थ्रो हो गया, यानी 2024 का इनका बेस्ट थ्रो हो गया। और इसी प्रतियोगिता में एंडरसन पीटर्स ने पहला स्थान हासिल किया है और जूलियन बीबर ने तीसरा स्थान और नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 89.45 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा राकेश पाल। तो राकेश पाल का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल थे। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका उद्देश्य शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका काम समुद्री तस्करी को भी रोकना है। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में 6 से 8 अगस्त के बीच में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है बिम्स्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन 1997 में किया गया था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। तो दोस्तों बिम्स्टेक में वो देश शामिल हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। कामिल मद्दौरी किस देश के पीएम बने हैं? तो वह ट्यूनीसिया देश के पीएम बने हैं। ट्यूनीसिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ट्यूनिस इसकी कैपिटल है और ट्यूनीसियाई दीनार यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं कैस सईद। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने अपना गोल्डन स्लैम पूरा किया है। गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ये जीत ले
और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ले तो इसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए उनका गोल्डन स्लैम पूरा हो गया है। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन पहले जीत लिया है और अब उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 2829.387 वर्ग किलोमीटर और यह मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला होगा। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया है। वह सन 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने तिमोर लेत्से देश की यात्रा की थी। तो इसी यात्रा के दौरान उन्हें तिमोर लेत्से की सरकार के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से सम्मान प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेत्से की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। तो भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस साल इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 12 से 25 अगस्त तक किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच के जो सैन्य संबंध हैं उनको मजबूत करना। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2012 में हुआ था और 2023 का जो संस्करण था, जो कि 9वां संस्करण था, ये पुणे में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश। तो पूर्व हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश को अभी हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन है? क्रैग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे बनाया था? हरेंद्र सिंह को। WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स को अभी हाल ही में WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। दोस्तों, जो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स है, ये कॉन्गो देश में अभी फैला हुआ है और ये अन्य देशों में भी फैल रहा है। तो इसी को देखते हुए WHO के द्वारा इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो एमपॉक्स है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की फैमिली का वायरस है और इसका पहला मामला कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया था 1970 में। हाल ही में पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। तो दोस्तों, शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड अभी हाल ही में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में प्रदान किया गया है और यह फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनकी फिल्म देवदास की भी स्क्रीनिंग की गई है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू किस रोग की वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा डेंगू। तो डेंगू रोग की एक वैक्सीन है और यह भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। तो इसका स्टेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। डेंगू के बारे में आपको याद रखना है कि यह एडीज प्रजाति के जो मादा मच्छर होते हैं उनके काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाल सैटेलाइट किस देश का सैटेलाइट है जिसके प्रक्षेपण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहायता करेगा? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के द्वारा एक सैटेलाइट बनाया गया है जिसका नाम है मोनाल सैटेलाइट। तो इसका प्रक्षेपण भारत के द्वारा किया जाएगा और इस मोनाल सैटेलाइट को किसने बनाया है? नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो पेरिस पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक
भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को बनाया गया है। सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है और भाग्यश्री जाधव का संबंध शॉट पुट से है। तो इन दोनों को ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया है। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों स्टडी करके ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की होगी। तो आप यहाँ पर जाकर के टेस्ट पास का भी यूज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो यहाँ पर आप जाकर के ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इन सभी का फायदा उठाने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।